नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन में। आज हम लोग साथियों बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, हाल ही में चर्चा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनने जा रहे हैं। उन्होंने उनके एजेंडे में यानी फरवरी में ही घोषणा कर दी थी, अगर हमारी सरकार आती है तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। तो अपने कथनानुसार उन्होंने तुरंत अपनी मंत्रिमंडल की एक मीटिंग या कैबिनेट बुलाई और कह दिया है कि हम उत्तराखंड में समान नागरिक सिविल संहिता लागू करेंगे, जो कि केवल नागरिकों के लिए होती है। इसी पे साथियों आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह और जब स्टेटमेंट वहां प्रचार करने गए थे उत्तराखंड में, उन्होंने कहा था कि पुष्कर सिंह धामी यानी पुष्कर सुन करके फ्लावर मत समझिएगा, ये फायर है फायर। और पुष्पा मूवी का डायलॉग जिसमें थे अर्जुन अल्लू ने, ये डायलॉग था उस मूवी का। तो देख सकते हैं वही काम पुष्कर सिंह धामी ने किया, बिल्कुल फायर की तरह इस समय आग बरसा रहे हैं। यानी कि उनका पूरा मूड है कि पूरे राज्य के अंदर अब क्या होगा, एक समान सिविल संहिता नागरिकों के लिए लागू की जाए। आगे इसमें देखेंगे आप पुष्कर सिंह धामी, इनको लोग फूल माला दे रहे हैं और यही नवनिर्वाचित क्या होंगे, उत्तराखंड के नए सीएम भी होंगे। आगे हम इसमें देखेंगे कि आखिर क्या आवश्यकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। इससे आगे बढ़ने से पहले, समझने से पहले हम आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन का तब तक आप लोग आंसर करिएगा, लास्ट में इसका आंसर बताएंगे। समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे समझते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बात करेंगे आर्टिकल 44। अगर हम यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 44 में यानी कि डीपीएसपी संविधान के भाग 4 36 से 51 के बीच में आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन डीपीएसपी राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, वह बाध्यकारी नहीं है। यानी देश आजाद हुआ था तब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मैरिज एक्ट 1956 ईस्वी पास किया था। पास करने के बाद हिंदुओं के ऊपर मैरिज एक्ट लाया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में नहीं लाया गया, वहीं क्रिश्चियन में कुछ भी नहीं लागू किया गया। इस तरीके से देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होती है, आर्टिकल के माध्यम से पहले आप समझते हैं। उसमें देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है 25 मार्च की 2022 की। द फर्स्ट कैबिनेट मीट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट, धामी कीप्स पोल एंड प्रॉमिस टू यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड टू फॉर्म एक्सपर्ट पैनल सोन। जल्द ही एक्सपर्ट पैनल यानी अपनी एक्सपर्ट टीम के द्वारा टीम गठित की जाएगी और जल्द ही वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है। यहां पे बताया गया व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पे आप देख रहे हैं हाईलाइट है, यानी कि यहां पे बताया गया आर्टिकल 44 शैल बी एंडीवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। अगली जो न्यूज है बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पे समझेंगे द जनरल रूल्स ऑफ द सक्सेशन अंडर द एक्ट 1956 फॉर ए मेल एंड हु डाइज इंटरेस्ट एंड दैट हेयर टू क्लास 1। ठीक है, उसके बाद एन अमेंडमेंट द एक्ट ऑफ द ईयर 2005। उसके बाद यहां पे महत्वपूर्ण बात बताई गई है द डॉटर इज द अलॉटेड द सेम शेयर एज ए अलॉटेड ए सन। यानी हिंदू विवाह के अंतर्गत आप देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत क्या प्रोविजंस है यहां पे समझते हैं। एक तरफ देखेंगे मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, यहां पे पिक्चर ली गई है, दूसरी तरफ ये है क्या, हिंदू समुदाय के हैं। अब इनमें समझेंगे कि मान लो हिंदू समुदाय के थे, इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने पर इनके बच्चों को क्या शेयर मिलेगा। मान लो इनका एक बच्चा था यानी कि क्या था, सन था यानी मेल था, और एक इनकी डॉटर थी क्या थी, फीमेल थी। अब मेल और फीमेल को क्या मिलेगा, यानी इनकी मृत्यु हो जाने पे मेल और फीमेल दोनों को क्या होगा, बराबर बराबर अधिकार होगा इनकी संपत्ति पर, यानी 50-50% का अधिकार होगा, क्योंकि हिंदू एक्ट 1956 के अनुसार ये प्रोविजन किया गया है, जबकि मुस्लिम एक्ट प्रोविजन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इनका जो शरीयत का कानून कहता है उसके अनुसार अगर किसी गार्जियन की मृत्यु हो जाती है तो जो यहाँ पर इनका बच्चा होगा मेल होगा, और जो यहाँ पर फीमेल होगी, यानी कि अगर इनको मान लो मेल को 66% फायदा मिलता है उनकी संपत्ति का, तो फीमेल को लगभग 33% ही मिलेगा, क्योंकि शरीयत में यही लिखा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत इतना ही शेयर मिलता है। और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कानून नहीं बनाया गया, समान नागरिक सिविल संहिता नहीं है। इससे नुकसान क्या होगा कि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी जो वाइफ होगी, इनकी वाइफ यानी कि इनकी जो पत्नी होंगी,
तो उनको क्या मिलेगा, उनको अधिकार, इनकी संपत्ति में क्या होगा 1/8 होता है, यानी इनके बाद क्या होगा 1/8 ही हिस्सा होता है। जबकि इनकी संपत्ति में क्या होता है, हिंदू धर्म के अनुसार जो मैरिज एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया था, उसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी सारी संपत्ति पे अधिकार उसकी पत्नी का हो जाता है, यानी बराबर शेयरधारक होते हैं। यानी सिविल संहिता से क्या मीनिंग होगी, क्या फायदे होंगे, यहां पे देखेंगे वीमन पावर निकल के आएगी सामने, यानी महिलाओं को बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि महिलाओं का लगातार शोषण किया जाता है। 1986 में साहबानों का केस ले लेंगे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम महिलाएं हैं जो इसके कारण प्रताड़ित हुई हैं, और क्रिश्चियन में भी कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो काफी इससे प्रताड़ना से झेलना पड़ा है। अगर बात करेंगे यहाँ पे तलाक के मुद्दे पर, उससे पहले समझेंगे अनुच्छेद 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता क्या है, भारत के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता एक समान होनी चाहिए। समान सिविल संहिता क्या होगी, धार्मिक मान्यताओं से मुक्त होगी और धार्मिक भेदभाव से परे होगी। अब बात करेंगे सामाजिक आचरण के नियम क्या होते हैं, तो सामाजिक आचरण के नियम के अंतर्गत विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार जैसे मामले शामिल किए गए हैं। यानी ये चारों मामले किसमें आते हैं, तो सामाजिक आचरण के नियम के अंतर्गत आते हैं। अब देखा होगा सरकार ने हाल ही में तलाक के मुद्दे पर क्या किया था, कानून बनाया था, जिससे बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को इसका बेनिफिट भी मिला था। इस पर कई मुस्लिम उलेमा वर्ग ने विरोध किया था कि हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है, लेकिन सरकारी वकील ने बताया कि भाई साहब ये धार्मिक मामले का हस्तक्षेप नहीं है, ये आर्टिकल 44 के तहत सामाजिक आचरण के नियम में हमने परिवर्तन किया है, ना कि धार्मिक मामले में। मुस्लिम उलेमा वर्ग विरोध क्यों कर रहा है, अभी हाल ही में धामी सरकार को विरोध झेलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लोग मानते हैं धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। धार्मिक मामला 25, 26, 27 और 28 यानी वो क्या है, फंडामेंटल राइट है, और मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। कोई कानून अगर बनाया जाता है मौलिक अधिकार उन्नयन और छेड़ करता होगा तो वह कानून उसी मात्रा तक शून्य माना जाता है जिस मात्रा तक वह संविधान के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता होगा। इस तरीके से आपने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, ये मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया। यहां पर देखेंगे क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं। आगे यहां पर आर्टिकल है आजादी से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो आजादी से पहले 1937 ईस्वी से मुस्लिम पर्सनल लॉ यहाँ पे लागू किया गया है। इसके तहत मुसलमानों को इस्लामी कानूनी संहिता शरीयत के अनुसार, यहाँ पे देखेंगे शरीयत के तहत मामलों को सुलझाने की आजादी दी गई है, और इसके लिए गैर सरकारी संगठन जिसका नाम क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन वर्ष 1973 ईस्वी में किया गया था। और बोर्ड का दावा है कि मुसलमानों को मुस्लिम कानून का पालन किया है, ना हिंदू नागरिक संहिता का। ठीक है ना। उत्तराखंड सरकार के निर्णय से इस बोर्ड के सभी क्या हो जाएंगे, कानून खत्म हो जाएंगे, यानी वहां पर एक देश एक कानून एक राज्य चलेगा। अब ये कानून बनाने से क्या उत्तराखंड राज्य बना सकती है कि नहीं बना सकती, इस पर भी डिबेट चल रही है, क्योंकि कोर्ट का भी ये मानना था एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, क्योंकि एक ही तलाक लेने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में क्या होती अलग होती है, मुस्लिम धर्म में अलग होती है। एक देश के अंदर रहने वाले अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रक्रिया क्यों, कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था और संसद को कहा था इस पे आपको कानून अब बनाना चाहिए, क्योंकि वो वक्त समय आ चुका है। तो इसीलिए साथियों यहाँ पर समान नागरिक सिविल संहिता लागू करनी चाहिए। और आप लोगों की क्या राय है, अपनी भी राय देना है आप लोगों को, लेकिन ये समझना है कि समान सिविल संहिता के क्या मीनिंग्स होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने देखा कि एक ही परिवार में अगर 4 बेटे हो जाते हैं, अब एक कोई हिंदू धर्म का होता है और दूसरा कोई अगर मुस्लिम धर्म एडॉप्ट कर लेता है और तीसरा अगर क्रिश्चियन धर्म को एडॉप्ट कर लेता है, तो वहां पे समस्या क्या होगी, जब भी पिता की मृत्यु हो जाएगी क्या चारों के लिए अलग अलग संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा, यानी किसके लिए जो मुस्लिम एडॉप्ट धर्म होगा उसके लिए अलग, हिंदू जो होगा उसके लिए अलग, ये क्या संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा था भाई ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना होने पाए, इसीलिए सभी देश के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को लागू करना अनिवार्य बना देना चाहिए। वही मुस्लिम धर्म में एक व्यक्ति को 4 शादी करने की आज़ादी है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति को एक टाइम पे एक ही शादी करने की आज़ादी है। ये तो क्या हुआ, ये तो भेदभाव हो रहा है नागरिकों के साथ, इसीलिए इस भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य सरकार इस पे कानून बनाने जा रही है। अब मुद्दा आता है क्या उत्तराखंड सरकार इस पे कानून बना सकती है। तो उत्तराखंड कानून बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफिनीशन दी थी वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि राज्य के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों से नहीं है, जो संविधान में लिखा गया है उसकी मूल भावना क्या है कि संसद को ही इसमें कानून बनाना चाहिए, लेकिन राज्य चाहे तो बना भी सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अनुसार अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो इसको चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मूल भावना यही है कि संसद को इस पे हस्तक्षेप करना
चलना चाहिए और पूरे देश के लिए समान नागरिक सिविल संहिता लागू करना चाहिए। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू किया है और किसी राज्य ने अभी तक कोई जहमत नहीं उठाई है। तो आइए देखते हैं समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था, तो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे उत्तराखंड भी ऐसा लागू करने जा रहा है, तो लागू कर सकता है। यहां लागू करने से क्या होगा? उत्तराखंड के रहने वाली जो मुस्लिम आबादी हो, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए एक कानून होंगे, एक नियम होंगे, यानी विवाह, तलाक और भरण पोषण उत्तराधिकार के जितने भी मामले होंगे सभी पर एक नियम के अंतर्गत तौला जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए हमारे एमजेटी एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एमजेटी एजुकेशन का बैच लेना चाहते हैं, कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के एमजेटी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। हमारे बैचेस भी अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच, खाकी बैच, राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य हिंदी, एसएससी जीडी एंड अंक गणित के बहुत सारे एक्सेट्रा बैच अवेलेबल हैं। इनको जाकर के आप वहां से परचेज कर सकते हैं और बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पे बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन विद इन टाइम मिलती रहेगी। आज फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।